हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स नगरी। कॉमर्स नगरी में आपका स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर 4 का डे है। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। हमारे पास इस चैप्टर के साथ ही जितने भी इसके अंदर टॉपिक हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, वो सारे पूरे हो जाएंगे। हमने सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट किया, उसके बाद हमने टॉपिक पढ़ा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, उसके बाद पढ़ा हमने टी-शेप अकाउंट एंड लास्ट अकाउंटिंग इक्वेशन, मतलब प्रूव करना कि कैसे हमारे पास एक एसेट बराबर होते हैं हमारी कैपिटल और लायबिलिटी के। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6। इसके अंदर हम करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर के अंदर इस तरह क्वेश्चन आ जाता है। तो इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा एक चैप्टर क्लोज हो जाएगा, जो हमारा यह पूरे 7 वीडियो के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका। तो स्टार्ट करते हैं। अपनी पेन कॉपी उठा के ले आएं और अपनी बुक जो डीके गोयल की है वो उठा के लें और क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, फिर लिखेंगे ट्रांजैक्शन, उसके बाद लिखेंगे एसेट, फिर लिखेंगे लायबिलिटी और कैपिटल। ये हमारा इसका परफॉर्म है चैप्टर करने का, क्वेश्चन करने का। अब देखते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे। हरीश ने स्टार्ट किया बिजनेस क्या के साथ 1,80,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रांजैक्शन के अंदर, ट्रांजैक्शन फर्स्ट है स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट किया। तो हम यहाँ एसेट के नीचे लिखेंगे कैश। मैंने आपको पहले बताया था, अभी फिलहाल इसके साथ हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ अभी कैश है। कैश के नीचे हम लिखेंगे 1,80,000। हमने बिजनेस स्टार्ट किया 1,80,000 के साथ। एट दैट टाइम ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस हमारे पास लायबिलिटी कुछ नहीं है, तो लायबिलिटी के अंदर हम इक्वल टू लगा 0 लिखेंगे और कैपिटल के अंदर हमारे पास 1,80,000 आएगा। कैपिटल हमारे पास किसे बोलते हैं, जिस भी एसेट के साथ हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो हमारी कैपिटल कहलाती है। तो कैपिटल है हमारे पास 1,80,000। उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। हमने परचेज किए गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट। मैंने उधार पे गुड्स खरीद लिए और नगद भी गुड्स खरीद लिए। तो कैश एंड क्रेडिट, मैंने नगद और उधार दो तरीके से गुड परचेज किए। कैश में परचेज किए मैंने 60,000 गुड्स, तो मेरा कैश जाएगा, मेरा कैश लेस होगा 60,000। उसके बाद उधार पे मैंने गुड्स लिए कितने के, 30,000 के। तो जब मैं उधार पे गुड्स लेता हूं तो मेरी लायबिलिटी बढ़ती है, तो मैं लिखूंगा क्रेडिटर और इसी लाइन के आगे लिख लूंगा 30,000। अब मेरे पास जो टोटल अमाउंट है गुड्स है वो है 90,000 के, 60,000 के कैश, 30,000 के उधार पे क्रेडिट पे। तो मैं कैश के बराबर में प्लस लगाऊंगा और यहाँ लिखूंगा स्टॉक। तो मेरा हमारा स्टॉक हुआ टोटल 90,000 का, मतलब 90,000 के गुड्स हमने परचेज किए, 60,000 के कैश में और 30,000 के उधार में। तो कैश में जो गुड्स खरीदे वो कैश में से लेस होगा, उधार पे जो खरीदे वो क्रेडिटर के अंदर डलेगा। कैपिटल के अंदर हमारे पास कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ 0 लिखा जाएगा। अब हमारे पास न्यू इक्वेशन बनेगी। तो न्यू इक्वेशन में हमारे पास आ जाएगा 1,20,000 कैश, 90,000 स्टॉक, 30,000 क्रेडिटर एंड 1,80,000 कैपिटल। अब हमारे पास नेक्स्ट ट्रांसैक्शन है, वो कहता है थर्ड ट्रांसैक्शन के अंदर सोल्ड गुड फॉर कैश। हमने गुड सोल्ड किए कैश में, मतलब 40,000 रुपए गुड्स हमने बेच दिए कैश में। तो जब मैं गुड्स सोल्ड करता हूं कैश में तो मेरे पास पैसा आता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो मेरे पास अब हमारे पास थर्ड इक्वेशन है सोल्ड गुड फॉर कैश। हमने गुड्स सोल्ड किए कैश में 40,000 के, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस है 40,000, कॉस्ट है इसकी 24,000, तो सीपी है हमारे पास 24,000। तो प्रॉफिट कितना हुआ, एसपी माइनस सीपी 16,000 का। तो 40,000 के जो गुड्स मैंने कैश में बेच दिए तो मेरे पास पैसा है 40,000, वो ऐड करूंगा मैं कैश के अंदर 40,000। कीमत थी इन गुड की 24,000, वो लेस करूंगा मैं स्टॉक में से 24,000। इस पे प्रॉफिट हुआ मैं 16,000। तो हमारे पास जब मैं गुड्स बेच रहा हूं तो लायबिलिटी के अंदर कुछ नहीं होगा, चेंज 0। तो मेरे पास जो 16,000 का प्रॉफिट हुआ वो ऐड कर दूंगा मैं कैपिटल के अंदर। तो हमारे पास न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, 1,60,000 एट दैट टाइम कैश है और हमारे पास स्टॉक है
66,000 का, और मेरे पास लायबिलिटी यानी क्रेडिटर है 30,000 की, और मेरी कैपिटल है 1,96,000 का। तो जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन होगा तो जो हमारे पास गुड्स की कीमत है 24,000, वो माइनस करेंगे स्टॉक में से। जितने गुड्स मेरे पास आए अगर कैश में बेच दिए तो कैश में ऐड कर लेंगे उसकी सेलिंग प्राइस 40,000, और जो इससे प्रॉफिट हुआ 16,000 वो ऐड कर देंगे कैपिटल के अंदर। तो अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। वो कहता है रेंट पेड एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000। दो चीजें हमारे पास हैं, हमने रेंट एंड आउटस्टैंडिंग रेंट दो चीजें पेड की। रेंट पेड के हमने 5,000, आउटस्टैंडिंग रेंट है 2,000। तो अभी 5,000 रुपए जो हमारे पास रेंट पेड किया वो माइनस करेंगे कैश में से। हमारे पास स्टॉक में कोई चेंज नहीं, जीरो। दूसरा, जो आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब वो रेंट जो हमने टाइम पे पेड नहीं किया। कोई भी खर्चा अगर मैं टाइम पे पेड नहीं करता तो वो मेरा आउटस्टैंडिंग बनता है। तो उसको मैं क्या करूंगा, वो मेरी लायबिलिटी है तो क्रेडिटर के साथ जोड़ दूंगा आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से। मेरे क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं, 2,000 का मेरा आउटस्टैंडिंग रेंट है जो मुझे इन फ्यूचर पेड करना है। तो दोबारा देख ले, जो हमारे पास रेंट पेड किया एट दैट टाइम वो कैश में से माइनस कर दिया। जो 2,000 रेंट आउटस्टैंडिंग है वो मैंने लायबिलिटी के अंदर जोड़ दिया क्रेडिटर के साथ आउटस्टैंडिंग रेंट लिख के। अब कैपिटल पे क्या फर्क पड़ेगा, जो रेंट मुझे इन फ्यूचर पेड करना है और मैं एट दैट टाइम नहीं पेड कर पाया, मैंने रोक लिया, तो उस खर्चे को जो मैंने रोक लिया वो मेरी कैपिटल को डिक्रीज करता है। तो अब हम यहाँ माइनस करेंगे 7,000। 7,000 कैसे, 5,000 तो वो रेंट जो एट दैट टाइम पेड किया, 2,000 वो रेंट जो मुझे इन फ्यूचर पेड करना है। मेरे ऊपर अभी लायबिलिटी चढ़ चुकी तो मेरी कैपिटल कम होती गई एट दैट टाइम। तो हमारे पास जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा, अगर खाली रेंट होता तो मैं कैश और कैपिटल में से माइनस करता, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि खर्चा है कैश कैपिटल में से माइनस होगा। लेकिन जहां भी वर्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रहेगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग कमीशन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, तो उस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्रेडिटर यानी लायबिलिटी के अंदर लिखेंगे और कैपिटल में से माइनस करेंगे। तो अब हमारे पास न्यू इक्वेशन बनेगी 1,55,000 कैश, और हमारे पास स्टॉक एज इट इज, क्रेडिटर 30,000 एज इट इज, 2,000 की हमारी आउटस्टैंडिंग रेंट, और हमारा कैपिटल बनेगा 1,89,000। अब फिर ट्रांजैक्शन कहता है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स उधार पे बेच दिए। जब आप गुड्स उधार पे बेचते हो तो आपके पास पैसा नहीं आता, तो कैश तो जीरो। कितने के बेच दिए, उसने कहा 38,000 की कॉस्ट वाले, तो जितने की कॉस्ट है वो माइनस कर देंगे हम स्टॉक में से। कितने के बेच दिए, 50,000 के। तो जो हमने गुड्स उधार पे बेच दिए, तो जब मैं उधार पे कोई चीज बेचता हूं तो कैश मेरे पास नहीं आता, लेकिन मेरी एसेट तो है, तो मेरे क्या इंक्रीज होगा, मेरा डेटर इंक्रीज होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे डेटर, तो प्लस 50,000 हम डेटर में डाल देंगे। जो 50,000 अगर मैं गुड्स कैश में बेचता तो 50,000 मेरे पास कैश में ऐड होता। तो अब मैंने उधार पे बेचे तो कैश में ऐड ना होके कहा जाएंगे, डेटर के अंदर लिखे जाएंगे, क्योंकि मेरा डेटर इंक्रीज हो रहा है। तो 38,000 जो हमारी कॉस्ट है वो माइनस होगी स्टॉक में से। 50,000 की जो कीमत गुड्स है हमारे पास जितने हमने बेचे वो ऐड होगा हमारा डेटर में। जो इसका प्रॉफिट है वही सेम हम देखते हैं प्रॉफिट कैसे निकलेगा। एसपी है हमारे पास 50,000, सीपी है हमारे पास 38,000, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आया, वो एसपी माइनस सीपी करके 12,000। तो मेरे पास इस ट्रांजेक्शन के अंदर क्रेडिटर के अंदर कोई चेंज नहीं, आउटस्टैंडिंग के अंदर कोई चेंज नहीं, और मेरी जो कैपिटल है वो प्रॉफिट ऐड कर देंगे कैपिटल के अंदर। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि उधार पे बेच दिया प्रॉफिट क्यों जोड़ना। भाई उधार पे बेच दिया, जब हम उधार पे सामान खरीद सकते हैं उधार पे बेच भी सकते हैं, तो एट दैट टाइम तो प्रॉफिट हो चुका। इन फ्यूचर हमें पैसा देगा, वो पैसा मार थोड़ी लेगा, हमारा बैड डेट थोड़ी हो गया। अभी हमने हमारा पता है बिजनेस के अंदर उधार लेना और देना दोनों चलते हैं। तो हमने 38,000 वाले गुड्स 50 के बेच दिए तो 12,000 का प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को हमने ऐड कर दिया कैपिटल के अंदर। तो अभी मेरे पास न्यू ट्रांजेक्शन क्या बनी, न्यू ट्रांजेक्शन बनेगी मेरे पास, जो न्यू इक्वेशन आएगी
कैश एज इट इज 1,55,000 आ जाएगा हमारे पास, और स्टॉक आ जाएगा हमारे पास 28,000, डेटर आ जाएगा 50,000, क्रेडिटर आ जाएगा 30,000, आउटस्टैंडिंग रेंट आ जाएगा 2,000, और कैपिटल आ जाएगा हमारे पास 2,01,000। अब हमारे पास लास्ट ट्रांसैक्शन वो कहता है सैलरी पेड इन एडवांस। हमने सैलरी एडवांस में पेड कर दी, तो एंट्री करेंगे सैलरी पेड इन एडवांस। अब हम सैलरी जब एडवांस में पेड करते हैं तो हम क्या करेंगे, अभी हमने पेड कर चुके तो पैसा तो गया। अगर मैं एंट्री होती सैलरी पेड तो कैश में से और कैपिटल में से माइनस होता, क्योंकि हमारी कोई भी एक्सपेंस होगा वो कैश कैपिटल में माइनस होगा, कोई भी इनकम होगी कैश कैपिटल में ऐड होगा। तो यहाँ पे सैलरी नहीं है, यहाँ सैलरी पेड एडवांस, मतलब जो हमने सैलरी पेड जो एडवांस में पेड कर दी, हमें इन फ्यूचर पेड करनी थी। हमारा कोई एम्प्लॉय था, उसे सैलरी हमने आज ही दे दी, कोई वेजेस आज ही दे दिया, कोई रेंट आज ही दे दिया, तो कोई भी प्रीपेड होगा, इससे हम प्रीपेड सैलरी बोल रहे हैं। तो कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस होता है तो कैश में से माइनस हो जाएगा। कितना है 3,000। अब मैंने एडवांस में सैलरी पेड कर दी तो मेरे स्टॉक में तो कोई चेंज नहीं होगा, जीरो। मेरे डेटर में कोई चेंज नहीं होगा, जीरो। लेकिन अभी ये सैलरी एडवांस चल रही है, अभी इसका टाइम नहीं आया था जो मैं इसे पेड करता। अगर टाइम पे पेड करूंगा तो एक्सपेंसेस बनता है, अगर पहले पेड करता तो मेरा एसेट रहता है, और अगर रोक लेता हूं तो मेरी लायबिलिटी बनती है। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर दूंगा 3,000 और यहाँ लिखूंगा सैलरी पेड इन एडवांस। आप इसे प्रीपेड सैलरी भी लिख सकते हो, आप इसे प्रीपेड सैलरी ही लिख लो। यहाँ लिखेंगे प्रीपेड सैलरी, कितनी है 3,000। दोबारा देख लो, जब भी कोई भी खर्चा एडवांस में पेड करेंगे, सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट या हमारे पास कमीशन, कोई भी एडवांस में सैलरी, कोई भी एक्सपेंस पेड करता है एडवांस, तो कैश में से माइनस होगा और एसेट में जुड़ जाएगा। तो 3,000 रुपए यहाँ माइनस करे, 3,000 रुपए यहाँ ऐड कर दिए, तो मेरे क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं, आउटस्टैंडिंग रेंट में कोई चेंज नहीं, और कैपिटल में कोई चेंज नहीं। ध्यान रख के चलना, ऐसा मत करना कि आप सैलरी पेड एडवांस को कैश में से माइनस कर दो और कैपिटल में से माइनस कर दो, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब हमारे पास फाइनल इक्वेशन जो बनती है वो बनती है 1,52,000 एट दैट टाइम कैश है, 28,000 मेरे पास स्टॉक है, 50,000 का मेरे पास डेटर है, 3,000 रुपए की मेरे पास सैलरी पेड इन एडवांस है, 30,000 का मेरे पास क्रेडिटर है, 2,000 का मेरा आउटस्टैंडिंग रेंट है, और 2,01,000 की मेरी कैपिटल है। तो अभी हमारे पास जैसे ये था आउटस्टैंडिंग रेंट, तो आउटस्टैंडिंग रेंट को मैंने 2,000 रुपए कैपिटल में से माइनस करा और लायबिलिटी के अंदर लिख लिया, और सैलरी पेड एडवांस को 3,000 रुपए मैंने कैश में से माइनस करा और एसेट के अंदर लिख दिया। इस चीज को ध्यान से देख के चलना, ये कंफ्यूज करती है पेपर के अंदर भी। तो इसके साथ ही हम एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, आंसर हमारा ठीक है सारे। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट है और हमारा चैप्टर भी क्लोज है। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और हमारा चैप्टर भी क्लोज हो गया। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बना के दूंगा। अब अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ, न्यू चैप्टर के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।